हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास कंपनीज एक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपने पास मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन पे छोड़ दिया था, तो आज हमने अपने पास मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है वर्ड प्रमोटर, और ये प्रमोटर से वर्ड एक बनता है प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन या इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन एक ही तरीके से एक ही मतलब होता है। वैसे तुमसे अगर मैं कहूँ प्रमोशन तो तुम्हारे दिमाग में आता है एक फिल्म का प्रमोशन, कि भाई एक फिल्म बनी है, उसको प्रमोट करने के लिए एक्टर्स आए हैं अलग अलग शोज़ पे। तो यहाँ पे उस प्रमोशन की बात नहीं हो रही है, एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं हो रही है। प्रमोशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि कंपनी को फॉर्म करना, कंपनी को स्टार्ट करना, इनकॉर्पोरेट करना, उसको बोलते हैं एक तरीके से प्रमोशन। ठीक है, तो कंपनी को जो स्टार्ट करता है, फॉर्म करता है, इनकॉर्पोरेट करता है, उसके जो भी प्रोसेसेस हैं, सारे काम जो करता है, उस बंदे को बोलते हैं अपने पास प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर सिंपली समझ लो, जिसको अकाउंट्स में तुम प्रोपराइटर बोलते हो या ओनर ऑफ द बिजनेस जिसको बोल देते हो, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही बंदा है जिसके पास आइडिया होता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, यही कंपनी फॉर्म करता है, यही नए डायरेक्टर्स को ढूंढ के लाता है, यही सोचता है कि काम क्या होगा, किस जगह से होगा, काम कैसे किया जाएगा, कैपिटल कितनी डाली जाएगी, सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये प्रमोटर ही डिसाइड करता है और सबसे ज़्यादा कह लो डिसीजन मेकिंग इसी के हाथ में रहती है। ठीक है, अब हम अगर कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन देखें तो कंपनीज एक्ट बोलता है प्रमोटर का मतलब है वो आदमी जिसको कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर बता रही है, या कंपनी को हर साल एक रिटर्न फाइल करनी होती है आरओसी के पास, जिसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में या प्रोस्पेक्टस में जिसका भी नाम कंपनी मेंशन करती है एज प्रमोटर, वो प्रमोटर है। कंपनीज एक्ट ने एक बात तो ये बोली। दूसरा बोला, कोई भी अगर एक ऐसा आदमी है जिसके पास इतनी पावर है कि वो कंपनी के अफेयर्स को हैंडल कर सकता है एज अ शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर या किसी और कैपेसिटी में, किसी भी इंसान के पास अगर ये ताकत है कि वो कंट्रोल कर सकते कंपनी के अफेयर्स को, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रमोटर। या फिर तीसरा, अगर कोई भी एक ऐसा आदमी है जिसके कहने पे डायरेक्टर्स काम करेंगे, मतलब जिसके डायरेक्शंस को दे कि जिस बंदे ने डायरेक्शंस दिए उसी के डायरेक्शन से अगर कंपनी चलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रमोटर। ठीक है, तो अगर याद करो रिलायंस में अभी इस वक्त ओनर कौन है? दो भाई हैं, एक अंबानी मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। तो मुकेश अंबानी के डायरेक्शंस पे क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलते होंगे? चलते होंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसके कहने से चलते होंगे। जब उसके कहने से चलते होंगे तो हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी एक प्रमोटर है। ठीक है, क्योंकि उसके ऑर्डर्स पे डायरेक्टर्स चल रहे हैं। तो प्रमोटर्स कंपनीज एक्ट कहता है इन तीन लोगों में से कोई भी एक हो सकता है। पहला, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में या कंपनी ने जो एनुअल रिटर्न फाइल करी है उसमें कंपनी ने जिसका भी नाम दिया है कि वो प्रमोटर है, उसको प्रमोटर बोलेंगे। या फिर जिस इंसान के पास कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर या अदरवाइज। तो कंपनी के डायरेक्टर की तरह या शेयर होल्डर की तरह वो बिहेव कर रहा है और वो कंपनी के अफेयर्स को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। या फिर जिसके एडवाइस, डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि वो काम करें वैसे, तो ऐसे इंसान को हम प्रमोटर बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तीनों में से किसी चीज़ पे भी सवाल बन सकता है। वो कहेगा ऐसी ऐसी कुछ केस स्टडी बना देगा कि एक इंसान है उसके पास ये पावर है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तो क्या वो प्रमोटर कहलाएगा? तो तुम्हें एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पहले तो कंपनी से प्रमोटर किसको बोलता है, फिर सेकंड पैराग्राफ में आंसर देना पड़ेगा कि केस में हो क्या रहा है, और थर्ड पैराग्राफ में तुम्हें आंसर देना पड़ेगा कि हाँ ये इंसान प्रमोटर लग रहा है। ठीक है, आगे तो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से पर्सन्स हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। इट इज दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी। यही लोग हैं जो कंपनी फॉर्म करने का आइडिया निकालते हैं। दे टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन, एंड इट शुड बी नोटेड दैट persons acting only in professional capacity
आर नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर्स। ध्यान रखना, अगर एक बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग आगे चल के कंपनी फॉर्म करने में हेल्प करोगे लोगों की, सीए बन जाओगे, सी में बन जाओगे, तो कंपनी फॉर्म करने में हेल्प करोगे, तो तुम्हें प्रमोटर नहीं कहा जाएगा। तुमने अगर अपनी कंपनी खोली तब प्रमोटर हो, किसी और की कंपनी खोलने में उसको हेल्प कर रहे हो, उसको प्रोफेशनल एडवाइस दे रहे हो, तो उसी के एडवाइस, तुम्हारे एडवाइस पे तो काम करेंगे, तो तुम्हें प्रमोटर नहीं बोला जाएगा। ठीक है, प्रमोटर तभी बोला जाएगा जब तुम एक्चुअली में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में काम कर रहे होगे। ठीक है, अच्छा जी, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के केस में हमने पहले भी पढ़ रखा है, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में? पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? होने कितने चाहिए मिनिमम प्राइवेट में? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ओपीसी में मिनिमम कितने होने चाहिए? 1, मैक्सिमम 1। ओपीसी 1% कंपनी है भाई, 1% कंपनी में सब कुछ ही 1 होगा, 1%। ठीक है, तो वही लिखा है, पब्लिक कंपनी में एनी 7 और मोर पर्सन्स कैन फॉर्म अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी में 2 और मोर पर्सन्स कैन फॉर्म प्राइवेट कंपनी, और 1% कंपनी में सिर्फ एक ही इंसान है जो कंपनी खोल लेगा। ठीक है, अब तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा जब कंपनी फॉर्म करेंगे? तो सबसे पहले हमें अपनी कंपनी का नाम रिजर्व करवाना होगा। अब देखो, इंडिया में इतनी कंपनीज खुल चुकी हैं ऑलरेडी कि आपके पास नाम की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के नाम रखना पड़ता है। ठीक है, अगर तुमने ऐरे गैरा कोई भी नाम रख दिया तो आरओसी तुम्हें वो नाम लेने नहीं देगी। ठीक है, एक बार मैंने एक्चुअली में प्रैक्टिकली होते हुए भी देखा था। क्या था कि एक इंसान को अपनी कंपनी खोलनी थी, उसे जब एप्लीकेशन डाली आरओसी को तो उसमें नाम दिए अपने, तो वो जो नाम दिए थे वो नाम उन्होंने लिए नहीं, एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो नाम आप दे रहे हो ना तो ये प्रमोटर के नाम से कहीं से जुड़ा हुआ है, नहीं तो क्या कहते हैं, आप प्रमोटर हो, आप अपने नाम पे खोल लो तो आपको खोलने दिया जाता, जल्दी नाम मिल जाता है। तो उन्होंने ऐसा नाम दिया था जो देखने से थोड़ा सा जापानीज सा नाम था, जापानीज था या कोरियन था, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा सा कोई नाम था। तो अब आरओसी ने ये ऑब्जेक्शन डाली कि आप या तो अपने नाम से सिमिलर नाम डालो बिजनेस से, या फिर आपका जो बिजनेस है उससे जुड़ा हुआ कोई नाम रखो। ठीक है, अगर आप मान लो शूज़ के इंडस्ट्री में जा रहे हो तो नाम में आगे कहीं शूज़ लिखा हो, कुछ लेदर इंडस्ट्री का कुछ लिखा हो, लेदर से कुछ लिखा हो, बट आप ऐसे कुछ नहीं कर रहे, तो नाम रिजर्व करवाने के लिए आरओसी के पास एप्लीकेशन देनी होती है, और आरओसी आपकी एप्लीकेशन देख के कहता है कि ये मुझे ठीक लगेगा तो मैं नाम दूंगा, अदरवाइज नहीं। अब ऐसे तो हम हर बार एप्लीकेशन देते चले जाएंगे, इसलिए आरओसी क्या कहता है, आपको 6 नाम देता है चूज करने के लिए। 6 नाम कहता है, आप 6 नाम एक बार मुझे मेरे पास भेज दो, जो नाम भी मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आपको दे दूंगा। जैसे तुम लोगों ने कभी जीमेल पे, याहू पे अगर ईमेल आईडी बनाई हो तो उसमें ध्यान से देखना, हमेशा क्या दिखता है कि दिस यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। जब भी नया नाम बनाने लगते हो तो अपनी तरफ से नए नए नाम 5-6 नाम तुम्हारे सामने रख देता है, सजेस्ट कर देता है। इसलिए यही कहा गया कि आपको अगर कोई नाम रखना है तो आरओसी के पास बार बार तो एप्लीकेशन दोगे नहीं, इतना टाइम तो आपके पास भी नहीं है ना उनके पास है, तो क्या करेंगे, आपको एक ही बार में 5-6 नाम चूज करने के ऑप्शन देते हैं, आप लिख के भेज दो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जो नाम सबसे ज़्यादा पसंद है वो सबसे ऊपर, उसके बाद उससे कम पसंदीदा, फिर उससे कम पसंदीदा, ऐसे 6 नाम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी उनके पास भेज दो। ठीक है, उनमें से जो भी नाम उनको अवेलेबल दिखेगा वो आपको नाम दे देंगे। कभी कभी ऐसा तो कि 6 के 6 नाम नहीं मिलते, तो फिर वो आपको एक चिट्ठी भेजेंगे, कहेंगे आपके ये नाम अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, कोई दूसरे नाम भेजो, तो फिर दोबारा पैसे लगेंगे नहीं, आपको 3 बार रीसबमिशन अलाउड होती है। ठीक है, रीसबमिशन अगर अगली बार करोगे तो फिर वही 6 नाम जाएंगे, उनमें से कोई पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार और रीसबमिशन, तो 3 बार टोटल आप एक फॉर्म पे वो कर सकते हो, नाम अप्लाई कर सकते हो। फिर भी नहीं हुआ, पसंद आया, तो फिर अगली बार फिर जब दोबारा करोगे तो 100 रुपये 150 रुपये जो भी फीस होती है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जब मैंने देखा था तब नाम अप्लाई करने की 100 रुपये फीस हुआ करती थी। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है,
एन एप्लीकेशन टू आरओसी कंसर्न्ड शैल बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म विद द फीस। आपको आरओसी के पास एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फिल करना है, फीस पे करनी है और नाम रिजर्व करने की एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, कहाँ पे देनी है? एक वेबसाइट है www.mca.gov.in। MCA से मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसको हम अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। ठीक है, नाम आपको अपना नाम पहले चेक भी कर सकते हो कि भैया नाम देने से पहले पता तो कर लें क्या हम जो नाम दे रहे हैं वो रिजेक्ट होकर तो नहीं हो जाएंगे। तो आपको MCA की वेबसाइट पे एक लिंक है जहाँ पे चेक कंपनी नेम सर्विस करके एक आ रहा है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करो और अपना नाम डालो। अगर आरओसी के पास अपने डेटाबेस में वैसा नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो वहीं दिखा देगा कि दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया ये नाम मुझे देना नहीं है फिर अपने उन 6 नामों में। ठीक है, आगे तो 6 कंपनी नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी शुड बी सबमिटेड, ये बात डिस्कस हो गई, 6 नाम आपको देने हैं। ठीक है, आरओसी शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ नेम या रिजेक्शन ऑफ द नेम विद इन 7 days। 7 दिन के अंदर आपको खबर मिल जाएगी कि आपका नाम अप्रूव हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है। अब वो जो अप्रूव्ड नेम है, जो नाम आपने अप्रूव करवा लिया है आरओसी से, वो आपको 60 days के लिए अवेलेबल रहेगा यूज़ करने के लिए। मतलब 60 दिन है, 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी फॉर्म कर लो और खोल दो, नहीं तो 60 दिन बाद वो नाम फिर से फ्री हो जाएगा और कोई और अप्लाई कर दे तो उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लो तुम्हारी 60 दिन में कंपनी फॉर्म नहीं हो पाई किसी वजह से, तो फिर क्या करें? तो तुम्हारे को एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी अगर तुम्हें वो नाम रखना है। तो 60 days की एक फीस है, उसके बाद उसमें अगर कंपनी फॉर्म नहीं हुई, बियॉन्ड 60 days जाना चाहते हो तो फिर क्या करो? फिर से फीस पे करो और वो नाम अपने नाम पे रखो। पहले वो देने से पहले आपको लेटर भेजेंगे कि आपको एक्सटेंशन करना है तो इतना टाइम है, फीस पे कर दो, आपको एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसे नहीं करते। ठीक है, आगे तो प्राइवेट कंपनी के केस में 2 पर्सन्स चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी के केस में 7 पर्सन चाहिए होते हैं जिनका नाम प्रमोटर्स या सब्सक्राइबर्स के तौर पे लिखा जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में। अब डॉक्यूमेंट में मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बेसिकली कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जितने भी लोग कंपनी में प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, उनको सभी को MOA को साइन करना होता है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। कंपनी के प्रमोटर्स को MOA को साइन करना होता है और जो लोग भी MOA को साइन करते हैं उनको बोलते हैं हम सब्सक्राइबर्स टू MOA। ठीक है, और ध्यान रखना, अगर आपने MOA को साइन कर दिया है तो आप कंपनी में मेंबर बन गए हो। ठीक है, अब सुनो, मेंबर और शेयर होल्डर ये दोनों हमें सेम से लगते हैं, पर ये दोनों अलग अलग होते हैं। शेयर होल्डर एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास कंपनी का शेयर है। ठीक है, मेंबर वो है जो कंपनी का मेंबरशिप जिसके पास है। तो सर जो शेयर होल्डर है वो मेंबर तो है ही, हाँ, जो शेयर होल्डर है वो मेंबर तो है ही, बट मेंबर हर बार शेयर होल्डर नहीं होता। कैसे? कभी कभी कंपनी ऐसी होती है जो गारंटी कैपिटल वाली कंपनी होती है, हमने डिस्कस किया हुआ है। गारंटी कैपिटल वाली कंपनी जहां पे कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती, मिनिमम गारंटी लेते अपने मेंबर से कि जब कंपनी बंद होगी तो वो बंद होने पर कितना पैसा देंगे। तो फिर उस कंपनी में शेयर होल्डिंग है ही नहीं, तो क्या उस कंपनी में शेयर होल्डर होगा कोई? जब कंपनी में शेयर्स ही नहीं है तो कोई शेयर होल्डर होगा ही नहीं, तो वो सिर्फ मेंबर्स कहला जाएंगे, वो शेयर होल्डर नहीं कहला जाएंगे। दूसरी चीज, आप जब MOA को साइन करते हो तो आप साइन करते ही मेंबर बन जाते हो, शेयर्स आपको बाद में मिलते हैं। ठीक है, एक रूल है कि जितने भी लोगों ने MOA को साइन किया है उन सभी को एक एक शेयर तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तब। शेयर कैपिटल नहीं है, गारंटी कैपिटल वाली कंपनी, तो नहीं लेना, बट अगर शेयर कैपिटल है तो हर एक बंदे को जिसने भी MOA को साइन किया है उसको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। तो मान लो जैसे आज की तारीख में साइन करा तुमने, ठीक है, आज साइन करा तो आज तुम मेंबर बन गए, आज तुम सब्सक्राइबर बन गए। शेयर तुमने 1 हफ्ते बाद लिए मान लो, तो तुम 1 हफ्ते बाद शेयर होल्डर कहलाओगे, बट उस 1 हफ्ते के बीच में तुम मेंबर बनोगे। ठीक है, तो मेंबर और शेयर होल्डर दोनों लोगों को सेम लगता है बट वो सेम नहीं होता है। ठीक है,
तो प्राइवेट कंपनी में 2 लोग मिनिमम साइन करेंगे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग साइन करेंगे और 1% में एक अकेला इंसान साइन करेगा, जो कि क्या कहलाया जाएगा, प्रमोटर या सब्सक्राइबर। साथ ही साथ आपको चूज करना पड़ेगा आपकी कंपनी में डायरेक्टर कौन बनेगा। ज्यादातर डायरेक्टर वही होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, प्रमोटर्स। सर प्रमोटर डायरेक्टर भी बन सकता है? हाँ, प्रमोटर डायरेक्टर भी बन सकता है, शेल्डर भी बन सकता है, एम्प्लॉय भी बन सकता है, कंपनी का क्रेडिटर भी बन सकता है कि उसने कंपनी को लोन दे रखा है, वो भी बन सकता है। ठीक है, डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए होता है जिसको बोलते हैं डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अगर आपके पास डिन नहीं है तो आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। डिन कहाँ से मिलेगा? डिन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा आरओसी के पास, और आरओसी आपको एक एप्लीकेशन देगी डिन की, आपको डिन नंबर दे देगी। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? फाइनल लेवल पे जाके पढ़ेंगे, सीए फाइनल में या सीएमए फाइनल में पढ़ोगे कि कैसे डिन का प्रोसेस है। उसका लंबा चौड़ा थोड़ा सा प्रोसेस है। डिन से पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, डीएससी बोलते हैं उसको, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। उसके बाद डिन नंबर के लिए अप्लाई हो किया जाता है, और डिन अप्लाई करने के लिए भी आपको देखना पड़ता है आपके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अगर लग रही है तो आप डिन अप्लाई नहीं कर सकते, या ऑलरेडी आपके पास अगर एक एग्जिस्टिंग डिन है तो आपको नया डिन नहीं चाहिए होता। ठीक है, अब मान लो बुलबुल को 4-5 कंपनी में डायरेक्टर बनना है, तो क्या 4-5 डिन चाहिए होंगे? नहीं, सिंगल डिन। जैसे तुम लोगों का एक पैन कार्ड, आधार कार्ड सिंगल बनता है, वैसे ही डिन एक सिंगल बनता है। मल्टीपल डिन्स आपके पास नहीं हो सकते, अगर हैं तो वो एक दूसरा वाला डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक डिन से कितनी भी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, और उसकी लिमिट होती है मैक्सिमम 20 मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो आप। ठीक है, अब जब आप डिन के लिए या कंपनी फॉर्म करने के लिए जब एप्लीकेशन दोगे तो आरओसी से आपको एक एसआरएन मिलेगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, विच कैन बी यूज्ड टू ट्रेस द पोजीशन अबाउट द अप्रूवल ऑफ नेम। अब जैसे तुम्हारे कभी घर में जियो का ब्रॉडबैंड लगा है, मान लो एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगा है, मान लो लगा है तो, या लैंडलाइन लगा है, उसको वो खराब हो जाता है, या फ़ोन में कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, या कोई भी तुम्हारे घर का अप्लायंस, मान लो फ्रिज खराब हो गया, तो एलजी सैमसंग वालों को फ़ोन करके कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, तो ये कंप्लेंट नंबर देते हैं ना, वो कंप्लेंट नंबर से तुम ट्रैक करते हो कि भैया मेरा अप्लायंस ठीक हुआ नहीं हुआ, या मेरी कंप्लेंट की क्या स्टेटस है। वैसे ही आरओसी के पास जब एप्लीकेशन दोगे कि भैया मुझे अपनी वो फॉर्म करनी है कंपनी, तो वो तुम्हें देंगे एक एसआरएन, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, जिससे तुम पोजीशन ट्रैक कर सकते हो कंपनी की। ठीक है, अच्छा, आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी होंगी फॉर रीसबमिशन अंडर 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म INC1 इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। ये तो मैं डिस्कस भी किया था कि आपको तीन चांसेस मिलेंगे नाम देने के। ठीक है, तो आपको जो फॉर्म नंबर होता है वो होता है INC1। वैसे इस INC1 का अब दूसरा नाम हो गया मिर्ची, हाँ, स्पाइस प्लस, अभी आएगा वैसे ये, बट लिख लो, ये जो फॉर्म नंबर INC1 है इसका दूसरा नाम है स्पाइस प्लस फॉर्म। स्पाइस में ई छोटा है, बाकी सारे कैपिटल हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म मिर्ची नहीं है, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। लिखवाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं दिख जाएगा तुम्हें। दोबारा बता रहा हूँ, फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म स्पाइस प्लस फॉर्म, एग्जाम में तुम्हें स्पाइस प्लस ही लिखना होगा, काफ़ी है, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, इतना वो समझ में आ जाता है। स्पाइस प्लस फॉर्म फिल करना है, और स्पाइस प्लस फॉर्म फिल करके आप एप्लीकेशन दोगे अपने उसकी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब आप कंपनी खोलते हो तो कंपनी खोलने के लिए आपको सिर्फ कंपनी नहीं खोलनी पड़ती, आपको उसका पैन कार्ड भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आपको प्रोविडेंट फंड का नंबर भी, क्योंकि आपके पास अगर एम्प्लॉयज़ होंगे तो आपको उनका प्रोविडेंट फंड भी काटना पड़ेगा, उनका पेंशन भी काटना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल टैक्स होता है वो भी काटना पड़ जाता है। मुंबई जहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ना प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, सब वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। तो जैसे अगर एक डॉक्टर है, लॉयर है, एक सीए है, या तुम अगर वहाँ जॉब भी करोगे ना तो तुम्हें वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। हल्का सा होता है, 100 रुपये के आसपास होता है, बट देना पड़ता है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो एक बात सोचो, अगर तुम अपना आपको समझो एक प्रमोटर हो और तुमसे कहा जाए कि पहले कंपनी फॉर्म करो, लंबा चौड़ा काम वो करो, फिर इनकम टैक्स वालों के पास जाओ, अपना पैन नंबर लो, फिर वो जीएसटी वालों के पास जाओ, जीएसटी का नंबर लो,
प्रोविडेंट फंड वालों के पास जाओ, प्रोविडेंट फंड का नंबर लो, पेंशन वालों के पास जाओ, पेंशन का नंबर लो, प्रोफेशनल टैक्स का अलग जाके नंबर लो। तुम पागल नहीं हो जाओगे? करेक्ट। तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, मतलब इससे पहले नहीं हुआ था, आई थिंक 2016 में हुआ है एक, ये जो स्पाइस प्लस फॉर्म है, इसी स्पाइस प्लस फॉर्म में क्या कहा, आप एक फॉर्म फिल करो, आपके सारे नंबर एक साथ आ जाएंगे और यहां तक कि बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा आपका। इसी फॉर्म से बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा। मतलब जहां इतने दफ्तरों में जाके धक्के खाने पड़ते थे, सारा काम आसान हो गया। इसीलिए इसका नाम है स्पाइस प्लस, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। ठीक है, हाँ किया है। हाँ तो ये आया होगा ना, ये सब हुआ होगा ना कि एक ही बार में। किस चीज की है? कौन सी थी, किस चीज की थी? दाल चावल वगैरह की, ओके। अच्छा, कुंडली में कंपनी फॉर्म कर दी, ओके। तो बस अगली बार से मेरा राशन तेरी दुकान से आएगा, डिस्काउंट दिलवा दिए। चलो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, अब इसके स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मतलब यहाँ पे आरओसी। तो आपको जब अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आरओसी के पास आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको कंपनी फॉर्म करने का वो मिलेगा। तो सबसे पहले क्या सबमिट करोगे, कंपनी का मेमोरेंडम और कंपनी के आर्टिकल्स। ठीक है, मेमोरेंडम हो गया कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कैसे करना है ये बात लिखी होगी एक तरीके से आर्टिकल्स में। ठीक है, इसको साइन भी करना होगा, अभी मैंने डिस्कस किया। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 लोग साइन करेंगे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और ओपीसी में एक बंदा इसको साइन करेगा। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, अ डेक्लरेशन बाय अ पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मतलब जो सीए है, एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी को फॉर्म करवाने में हेल्प कर रहा है, उसको एक डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्या डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी उसको भी, और कंपनी में जो डायरेक्टर्स, मैनेजर या सेक्रेटरी हैं उनको भी एक डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्या कि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया है, कंपनीज एक्ट में जो रूल्स दिए उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, और उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी नॉन कंप्लाइंस नहीं करी है। ठीक है, जैसे कभी भी तुम एक कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने कोई भी चीज़ बड़ी खरीदते हो तो उसमें आप एक डेक्लेरेशन देते हो। जैसे तुमने, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम जब अपना सीए फाउंडेशन का फॉर्म फिल करते हो, आगे जाके इंटरमीडिएट या फाइनल का फॉर्म फिल करोगे तो उसमें एक डेक्लेरेशन भी होता है। तुमसे फॉर्म फिल करवाते हैं और नीचे डेक्लेरेशन छोटा सा लिखा होता है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड बाय मी इज ट्रू एंड फेयर इन जो भी मुझे लगता है मैंने सब सच ही बताया, मैंने कुछ चीज़ झूठ नहीं बोली है, डेक्लेरेशन देते हो। वैसे ही कंपनी फॉर्म करते वक्त डेक्लेरेशन देंगे किसको, डायरेक्टर्स को, जो कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे, प्लस जो कंपनी को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, एडवोकेट, सीए, सीएमए, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी, उनको डेक्लेरेशन देना है। क्या कि उन्होंने कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है, कंपनीज एक्ट के साथ साथ कंपनी के जो कंपनीज रूल्स हैं, कंपनीज 2013 है, कंपनीज रूल्स 2014 है, उनको फुलफिल किया है और उनको तोड़ा नहीं है। ठीक, साथ साथ एक एफिडेविट लेना है। किससे एफिडेविट लेना है, फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स, मतलब जिन्होंने भी साइन करा है मेमोरेंडम को। क्या, फ्रॉम द पर्सन्स नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स इफ एनी इन द आर्टिकल्स स्टेटिंग दैट he is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation or management of any company, or he has not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this act or under previous company law during the last 5 years, and that all the documents filed with ROC for registration contains information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief। तो देखो, पहला काम तो डेक्लेरेशन, पहला काम है एक डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन कौन देगा, सीए, सीएमए, सीएस या एडवोकेट। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर्स,
डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन में क्या लिखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज रूल्स फुलफिल करिए, हमने उनको तोड़ा नहीं है। उसके बाद एक एफिडेविट लेना है। किन से लेना है? कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे और कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनसे। एफिडेविट में लिखवाना क्या है? एफिडेविट में यह लिखवाना है कि उन्होंने अगर पास्ट में कभी कोई कंपनी फॉर्म करी है, पास्ट में ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स उन्होंने अगर कोई कंपनी फॉर्म करी थी, उस कंपनी में अगर उनको दोषी पाया गया, गिल्टी पाया गया ऑफ फ्रॉड, मिसफीजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी। मिसफीजेंस मतलब कोई गलत काम, जो चोरी चकारी गलत काम करते हुए तो नहीं पकड़ा गया ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, और वो गिल्टी तो नहीं पाए गए हैं। अगर पाए गए तो वो कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। फिर क्या उनको कभी दोषी पाया गया है इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, या फिर और एक एफिडेविट में क्या लिखवाना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आरओसी के पास फाइल करे हैं वो ट्रू हैं, फेयर हैं, करेक्ट है उनकी बिलीफ में, जितना उनको लगता है उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन सही दिए, कोई भी गलत नहीं दिए और सब कुछ करेक्ट एंड फेयर है। ये 3 चीज़ें उनको एफिडेविट में भी लिखवानी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में आ सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स या व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है एमओए, एओए जो कि साइंड होना चाहिए, दूसरा में चाहिए होता है डिक्लेरेशन, तीसरा में चाहिए होता है एक एफिडेविट। और अभी भी काम नहीं बना, इसके आगे कंपनी का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब ये जो वर्ड होता है कॉरेस्पॉन्डेंस, तुमने देखा होगा जब भी कोई फॉर्म फिल करते हो तो एक एड्रेस लिखा होता है परमानेंट एड्रेस, एक लिखा होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है, किसी को आइडिया है? नहीं। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है अगर आपसे बातचीत करनी हो, वार्तालाप करनी हो या आपसे कम्युनिकेट करना हो तो किस पते पे करें। कहने का मतलब है चिट्ठियां भेजनी हो, जहां पे आप अवेलेबल हो चिट्ठी को कलेक्ट करने के लिए, वो क्या है। अब जैसे बहुत लोग होते हैं, लेट अस सपोज एक आदमी कानपुर में रहता है और काम वो करता है दिल्ली में, रहता वो दिल्ली में, तो परमानेंट एड्रेस तो उसका कानपुर का है, यहाँ पे उसने रेंट पे फ्लैट ले रखा है, तो फिर परमानेंट एड्रेस में देगा वो कानपुर। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है चिट्ठी कहाँ भेजें, आपसे कम्युनिकेट करना है, कॉरेस्पॉन्ड करना है, तो कहाँ करें। ठीक है, याद करो, तुमने देखा होगा ना न्यूज़ में हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट, आइए मिलते हैं, बात करते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से। तो कॉरेस्पॉन्डेंट क्या है? वो आदमी जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो वहाँ से खबर पहुँचा रहा है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होगा जब तक कंपनी अपना हेड ऑफिस नहीं बना लेती, जब हेड ऑफिस बना लेगी तो सारी कम्युनिकेशन हेड ऑफिस पे होगी। जब तक हेड ऑफिस नहीं बना है या जब तक डिसाइड नहीं हुआ है तब तक किस पते पे आपको चिट्ठियां भेजी जाएं, ठीक है, वो नाम देना है। फिर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के, उनकी बेसिक डिटेल्स भी भेजनी होंगी। जो भी सब्सक्राइबर जिन्होंने साइन करा है उनका नाम क्या है, घर का पता क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, पैन नंबर, आधार कार्ड, ये बेसिक डिटेल्स देनी होंगी। किसकी? हर सब्सक्राइबर की। और किसकी देनी होगी? डायरेक्टर्स की भी, जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनका भी सारा नाम, बेसिक डिटेल्स उनको देनी है, नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, उनका पैन नंबर, आधार कार्ड, जितनी भी डिटेल्स हैं बेसिक डिटेल्स उनकी भी चाहिए होंगी। अगर डायरेक्टर्स हैं तो साथ साथ डिन नंबर भी चाहिए होगा उनका, बताया था ना मैंने, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है, वो भी क्या है वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला और क्या बताना है अगर कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, अगर वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर हैं वो भी बताना है, उनके किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए हैं वो भी बताना है, प्लस जो भी डायरेक्टर्स हैं उन डायरेक्टर्स की कंसेंट भी चाहिए, रिटन कंसेंट भी साथ में लगानी पड़ेगी कि हाँ भाई हमें हम अपनी कंसेंट देते हैं टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। नहीं तो अगर मैं आज कंपनी खोलूँ और आशा को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना लूँ, इसके जाले सिग्नेचर कर दूँ, तो हो जाएगा क्या काम? डायरेक्टर बना दूँ इसको मैं ऐसे ही? नहीं ना। ऐसे तो आप कोई भी फ्रॉडलेंट कंपनी खोलो, सामने वाले को डायरेक्टर बना दो और उसके साइन जाली सिग्नेचर करके उससे फ्रॉड में फंसा सकते हो। तो इसलिए क्या कहा गया कि जब आप डायरेक्टर अपॉइंट करते हो तो डायरेक्टर की रिटन कंसेंट भी आपको चाहिए और वो भी आप साथ में अपलोड करोगे। ठीक है तो क्या लिख रहा है?
तो सबसे पहले अगर हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने डिस्कस करे, ये देखो हमने ये पढ़ रहे हैं ना तब से कि सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है, हम डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे अपने पास। ये रहा फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, इन ऑर्डर हैं, इन ऑर्डर का मतलब है सब ठीक हैं, तो फिर ROC आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको एक स्पेशल नंबर मिलेगा जिसको बोलते हैं SIN, CIN, कॉर्पोरेट कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं हम SIN। वो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसमें एक डेट लिखी होगी किस डेट पे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई है। तो जिस दिन जो डेट सर्टिफिकेट पे लिखी गई है, जो डेट सर्टिफिकेट पे लिखी गई उसी दिन से मान जाएगा कि आपकी कंपनी फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये ऐसे कुछ हो गया जैसे जब तुम फाउंडेशन में वो अपना करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से सबमिट करते हो, फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, चेक हो जाता है तो तुम्हारे को एक नंबर मिलता है, NRO CRO करके एक नंबर मिलता है। तो वो NRO CRO समझ लो वो एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है कि कंपनी को भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा और वो उसी कंपनी के लिए होगा और वो नंबर अब किसी और को नहीं मिलेगा। जैसे तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड यूनिक है, वैसे ही SIN भी यूनिक होगा, हर कंपनी के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, जितने भी कागजात हमने अभी ऊपर पढ़े ना कि भाई आपको MOA AOA देना है, डिक्लेरेशन देना है, एफिडेविट देना है, एड्रेस देना है, जो बेसिक डिटेल्स हैं डायरेक्टर्स की, प्रमोटर्स की, ये सब चीज़ें आपको देनी है। ये सब चीज़ें कंपनी को अपने पास मेंटेन करके चलनी होगी। कितने टाइम तक, जिंदगी भर। जब तक तुम अपने घर वालों से बता देना कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट करें ना उनको लैमिनेट करवा के रख लें चाहे तो, या उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख लें अपने पास। लाइफ लॉन्ग मेंटेन करके चलना होगा वो डॉक्यूमेंट्स को, और वो डॉक्यूमेंट्स तभी फाड़ने हैं जब कंपनी बंद हो जाएगी। उसके बाद, उससे पहले पहले आप इनको कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये मेंटेन करके चलना है। और ये सर रखेंगे कहाँ, ये रखोगे कंपनी के हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, वहाँ पे उसको प्लेस किए जाएंगे और लाइफ लॉन्ग रखे जाएंगे, ठीक है। कभी किसी को इंस्पेक्ट करना हो, ROC को या किसी सरकारी अथॉरिटी को, तो वो आके वही डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कब तक, जब तक इस एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर आपकी कंपनी बंद ना हो जाए। एक्ट तो बंद नहीं होगा जी, कंपनी ही बंद हो सकती है। जब तक कंपनी बंद होगी तब तक आपको चल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने कंपनी फॉर्म करते हुए कोई भी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, या फिर कोई भी मटेरियल फैक्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, लिखना चाहो तो लिख लो। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आपने सप्रेस किया, सप्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है। हम कहते हैं ना कि इस कंट्री में माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर तुम देखोगे तो हिंदूज को सप्रेस किया जाता है। तो सप्रेस का मतलब क्या है, दबाया जाता है। तो अगर आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, या आपने कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को दबाया जो आपको इनकॉर्पोरेशन के वक्त बता देना चाहिए था, गलत इंफॉर्मेशन दी, तो भैया पेनल्टी लगेगी, ठीक है। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 447 के अंदर। ये सेक्शन 447 है किसका, फ्रॉड का है, ठीक है। ये सेक्शन 447 में ऐसे समझ लो बस कि अगर फ्रॉड करोगे तो फ्रॉड की पेनल्टी पता कितनी है, किस हद तक है, 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। जितना आपने फ्रॉड किया ना उसका 10 गुना तक पेनल्टी लग सकती है। ये बात तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे सेक्शन इंटरमीडिएट में जब पहुंचोगे, बट अभी के लिए बता रहा हूं कि फ्रॉड इस हद तक जा सकता है उस सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ यही लगेगा, नहीं, और भी सेक्शंस हैं वो कंपाउंड हो जाएंगे। तुमने सुना होगा ना, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। तो ये जो ऑफेंस होता है ना, ये कंपाउंडेबल है। लॉ में जब तुम आओगे ना तो तुम्हें बार बार सुनने में मिलेगा, दिस इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने मान लो किसी का मर्डर किया, ठीक है, मान लो किसी का मर्डर किया, तो मर्डर में मान लो 7 साल की जेल है,
पर मर्डर करने से पहले आपने उस इंसान को खूब टॉर्चर भी किया, आपने उस इंसान के घर वालों को भी परेशान किया और भी कुछ भी किया, तो आपके साथ वो जो जेल की जो मर्डर की पेनल्टी है वो तो लगेगी ही लगेगी, उसके बाद एक और सेक्शन की पेनल्टी लगेगी, फिर एक और लगेगी, एक और लगेगी। तो वो क्या है, ऑफेंस जो है, ऑफेंस मतलब कोई गलती है कंपाउंडेबल है, मतलब सजा बढ़ती चली जाती है। 7 साल इस चीज़ के, 2 साल इस चीज़ के, 3 साल इस चीज़ के, ऐसे 15-20 साल करते करते हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल जाती है। ठीक है, तो कंपाउंडेबल होता है। तो सिर्फ और सिर्फ 447 फ्रॉड नहीं लगेगा, और भी जो पेनल्टी है वो भी आपके ऊपर अप्लाई होंगी। ठीक है, और किस पे लगेगी सारी पेनल्टी? कंपनी पेनल्टी उस पर लगेगी जिसने कंपनी फॉर्म करते वक्त इंफॉर्मेशन दी थी। याद करो किस किस ने इंफॉर्मेशन दी थी, अभी किस किस से हमने चीजें डिक्लेरेशन और ये सब लिए थे? प्रमोटर से, डायरेक्टर से, सीए, सीएमए, एडवोकेट, सीएस। यानी कि तुम भी फंसोगे अगर तुमने कंपनी फॉर्म करते हुए गलत इंफॉर्मेशन दिलवाई। ये बहुत बहुत ध्यान से बता रहा हूं, समझ लेना। आगे चल के डिग्री मिल जाती है तो सीए, सीएमए, सीएस सोचते हैं हम तो जी अब अनटचेबल हो गए हैं। नहीं, अब कंपनीज एक्ट इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि वो सीए, सीएमए, सीएस को भी पेनल्टी लगाता है। और पता है कैसी पेनल्टी है? ऐसी पेनल्टी है कि भाई यहां तक हो सकता है कि तुम्हारी जो डिग्री है ना, वो डिग्री भी छीन सकते हैं। और ये मजाक नहीं है, डिग्री छीनी जाती है लोगों की। जब भी कोई सीए, सीएमए, सीएस फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है ना, उनकी डिग्री छीन लेते हैं। और तुम्हारा इंस्टीट्यूट भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, चाहे सी इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीएमए, चाहे सीएस, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उन्होंने ना उनकी पावर छीन ली है। कंपनीज एक्ट में पावर डाल दी गई है कि जिस भी प्रोफेशनल ने सीए, सीएमए, सीएस ने गड़बड़ करी है, तो पहले क्या होता था, ऑनेस्टली बता रहा हूं, सी इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट या सीएस इंस्टीट्यूट अपने मेंबर को बचा लेती थी, उसके ऊपर पेनल्टी कम लगाती थी। अब क्या कहा गया, अगर एक बहुत बड़े लेवल का घोटाला किया ना सीए, सीएमए, सीएस ने, तो कंपनीज एक्ट ने पावर सी इंस्टीट्यूट या अपने जो इंस्टीट्यूट से छीन ली। क्या कहा, वो जो कार्रवाई कर रहे होंगे वो सारी कार्रवाई बेकार हो जाएगी, वो बंद कर दी जाएगी, हम चलाएंगे, एनसीएलटी चलाएगा उसके ऊपर केस, और एनसीएलटी करेगा फैसला। ठीक है, तो ऐसे समझो सुप्रीम कोर्ट बन गया एनसीएलटी। तो आगे चल के जब बन जाओ, अपनी डिग्री ले लो, तो ये गड़बड़ घोटाले में मत इन्वॉल्व होना, ये एक्चुअली में तुम्हें फंसाने वाले काम है। ठीक है चलो, तो अगर कंपनी इनको ऑलरेडी, अच्छा ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपने जब कंपनी फॉर्म करते हुए कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, फॉल्स थी, या वही कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को दबा रही थी, बट तब वो चीज़ पकड़ी नहीं गई। एक तो है जब आपने इन्फॉर्मेशन दी तभी पकड़ी गई, दूसरा है आपने जब इन्फॉर्मेशन दी तब नहीं पकड़ी गई, बाद में जाके पकड़ी गई। तो फिर इस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, तब एनसीएलटी डिसाइड करेगी क्या, कि या तो अगर उनको इसको ठीक करने का ऑफर देने टाइम देना चाहिए तो उनको ठीक करने का डॉक्यूमेंट टाइम दे, साथ साथ जो फर्स्ट डायरेक्टर्स थे, फर्स्ट प्रमोटर्स थे, उनको पनिशमेंट देनी, उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो मैनेजमेंट भी हटा सकते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं उनको हटा के नए डायरेक्टर्स ला सकते हैं, या फिर अगर लग रहा है कंपनी बंद करना ही बेहतर है तो कंपनी बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर एट एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर इट इज प्रूव्ड दैट द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन is fraudulent, the promoters, the first directors and the persons making the declaration shall each be liable for action for fraud under this section। यानी कि फंसेंगे सारे, मतलब सारे एक ही कश्ती में सवार हैं, डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स और सीए, सीएमए, सीएस, सभी के ऊपर फ्रॉड वाली पेनल्टी लगेगी, और इसके अलावा जो सेक्शंस हैं जहाँ पेनल्टी है वो भी लगेगी उनके ऊपर। ठीक है, any contract or transaction occurred before such knowledge is valid and any contract or transaction post knowledge is invalid। तो जब तक आपको पता नहीं चला था कि कंपनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके बनाई गई है, तो तब तक तो आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए सब वैलिड है। एक बार पता चल गया, उसके बाद कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी की बेसिक फॉर्मेशन में ही गड़बड़ थी, घोटाला था। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल से मतलब है यहाँ पे एनसीएलटी, लिखना चाहो तो उसकी फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो मैंने अभी डिस्कस किया वही, अगर आप फ्रॉड करते हो तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो वो या तो अगर उनको लगता है कंपनी को ठीक करने का टाइम देना चाहिए, ज़्यादा कुछ गलत नहीं था, इंपॉर्टेंट ज़्यादा छोटी मोटी गलती थी तो ठीक कर दो, या फिर बहुत बड़ी गलती है तो डायरेक्टर्स को निकाल सकते हैं, डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, प्रमोटर्स के ऊपर पेनल्टी है उनको फिर निकाला जा सकता है, जो CA है उसके ऊपर पेनल्टी है, उसकी डिग्री चाहे तो निकाल सकते हो, उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर सकते हो कि वो कोई और काम नहीं कर सकता, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर लगता है कंपनी को बंद करना ही ठीक है तो बंद कर सकते हैं। बट ये कोई भी चीज़ जो भी पेनल्टी है ये उनको लगाने से पहले उनको अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। देखो, इंडिया में एक टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज था, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया में जब भी कोई, जैसे भगत सिंह हो गए, सुखदेव, राजगुरु, ये जितने भी तुम लोगों ने क्रांतिकारी सुने थे, ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये इनको अगर बस किसी को रास्ते से हटाना है तो उसको पकड़ते थे और सीधा उसको जेल डाल देते थे, उसको मौका नहीं देते थे अपनी सफाई पेश करने का, सीधा जेल उठा कर डाल देते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया कि इंडिया ने जब वो फ्री, इंडिया ने अपने रूल्स में चेंज किया कि अगर आपको सज़ा दी जाएगी तो सज़ा देने से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपनी सफाई पेश करने का, यानी कि उसको बोलते हैं राइट टू बी हर्ड या अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ठीक है, तो आपने ये क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न क्या था, वो देने के लिए। अगर आपका रीज़न ठीक लगा तो आपको छोड़ देंगे, अगर आपका रीज़न ठीक नहीं लगा तो आपको ऊपर पेनल्टी लगेगी, जो भी पेनल्टी उनको ठीक लगती है। ठीक है, तो अगर कंपनी गलत इंफॉर्मेशन देके फाइल की गई है तो क्या है, एनसीएलटी क्या कर सकती है, पास सच ऑर्डर्स एज इट मे थिंक फिट, मतलब खुला हाथ छोड़ दिया है, बेटा मारना है मारो, घसीटना है घसीटो, या छोड़ना है छोड़ दो। ठीक है, तो पास सच ऑर्डर्स एज इट मे थिंक फिट फॉर द रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इन इट्स MOA एंड AOA। MOA AOA में चेंज करवा सकते हैं, मैनेजमेंट चेंज करने मतलब डायरेक्टर्स को रिमूव करना है, अपॉइंट करना है नए, वो कर सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स क्रेडिटर्स के हक में कोई चीज़ करनी है वो कर सकते हैं। कंपनी की लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी को अगर चाहें तो वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। हमने क्या सीखा है, कंपनी की लाइबिलिटी ज़्यादातर लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी या बोथ, बट अनलिमिटेड भी करना चाहे तो एनसीएलटी उसको अनलिमिटेड भी कर सकती है। और क्या कर सकती है कि कंपनी का नाम जी रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। वाइंड अप करना मतलब ये नहीं कि उसको हवा देंगे, ये ले पंखा चलाएंगे उसके ऊपर, हवा नहीं करेंगे। वाइंड अप मतलब बंद करना, लिक्विडेट कर देंगे, या फिर वही खुला हाथ जो मर्जी आए करो। ठीक है, एनसीएलटी के पास ये सारी पावर्स हैं, मार्क कर लो इसको भी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल सवाल बन सकता है कि कंपनी फॉर्म हुई थी, ये गड़बड़ हुई थी, अब बताओ क्या होगा। तो क्या होगा मैं बताओगे कि भैया पहली चीज़ तो ये बताओगे कि जब आपने फॉर्म कर थी अगर ये गलती तब नहीं पकड़ी गई है तो अब एनसीएलटी पे केस जाएगा। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पता करने से पहले किए गए थे, फ्रॉड से पहले की जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए वो वैलिड माने जाएंगे, फ्रॉड पता चल गया उसके बाद के सारे इनवैलिड माने जाएंगे। फिर बताओगे एनसीएलटी के पास क्या ऑप्शन है, वही ऑप्शन आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला कि एनसीएलटी कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी ऑफ बीइंग हर्ड, अपनी सफाई पेश करने का मौका देगी। ठीक है, और साथ साथ ट्रिब्यूनल डिसीजन देने से पहले ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे कि भैया उनके डिसीजन से क्या आम जनता भी अफेक्ट होती है। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, तुम्हें क्लास 12th में इंडियन इको में पढ़ाया जाता है, याद करो क्लास 12th इंडियन इको चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 1 याद है। उसमें तुम्हें याद करो सिखाया गया था कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय पे क्या था। 85% इंडियंस, याद होगा ये फैक्ट अगर फिगर्स याद हो, 85% इंडियंस इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले। ठीक, अच्छा
इसमें याद करो तुम्हें बताया गया था कि उस समय पे जो हमारे प्रोड्यूसर, जो हमारे फार्मर्स थे, वो जो खाने के क्रॉप्स थे वो उगाते थे, जो खाने वाले क्रॉप्स थे। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद उन्होंने हमारी इकोनॉमी को स्विच कर दिया टू कैश क्रॉप, कैश क्रॉप्स पे। याद करो पढ़ाया जाता है राइस, व्हीट, जूट, जिनको बेचा जा सकता है, कैश क्रॉप इकोनॉमी पे स्विच कर दिया था। ये नहीं सोचा, या इंडिगो पे, इंडिगो जिस वो जो नील बोलते हैं, जिससे आजकल तुम कपड़े धोते हो सफेद हो जाते हैं, नील, इन पे स्विच कर दिया था। ये नहीं सोचा उन्होंने कि भैया उससे पूरे देश भूखमरी में जा सकता है। उन्होंने क्या किया, बस वो ले लिया, डिसीजन ले लिया। यही चीज कोर्ट एनसीएलटी के लिए भी कहा गया कि सोचो अगर आप एक कंपनी जो फ्रॉड, गलत चीजों से फॉर्म हुई है, मान लो अब उस कंपनी में मान लो 30-40 हज़ार एम्प्लॉयज काम करते हैं, अगर एनसीएलटी उस कंपनी को वाइंड अप कर दे तो क्या होगा, वो 30-40 हज़ार लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। या उस कंपनी में मान लो बहुत सारे वर्कर्स हैं या बहुत सारी औरतें, आजकल तुमने देखा होगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसमें से वुमेन वर्कफोर्स ही है कि नहीं। तो फिर अगर ऐसी कंपनी को बंद कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो एनसीएलटी ऑर्डर पास करने से पहले एक तो आपको सफाई पेश करने का मौका देगा, और दूसरा एनसीएलटी दूसरी चीजों को भी ध्यान में रख के डिसीजन देगा। जिसमें कई बार कोर्ट में बोलते नहीं सुना होगा कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए, हिंदी में बोलते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि टेकिंग दिस मैटर इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो कोर्ट फिर ये सब देखने के बाद ही एनसीएलटी डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है जी स्पाइस प्लस, मिर्ची। मिर्ची में डिस्कस किया हुआ था। स्पाइस प्लस फॉर्म, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। तो एक स्पाइस प्लस फॉर्म आ गया है जो कंपनीज को फॉर्म फिल करना होता है। इसी फॉर्म के अंदर मैंने बताया मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ चली जाती है। एक तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने का तो जाएगा, साथ साथ पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, प्रोविडेंट फंड नंबर, प्रोफेशनल टैक्स का नंबर, यहां तक कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी खुल जाता है। शायद एक दो औरों को जो कोई मैं मिस कर रहा हूँगा। ये सब चीज़ें इस स्पाइस प्लस फॉर्म, एक फॉर्म फिल करने से सारी आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार अगर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसका इफेक्ट क्या है, अब उससे होगा क्या, तो कंपनी बिकम्स अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेपरेट। क्या हम एक दूसरे से सब डिस्टिंक्ट हैं? डिस्टिंक्ट है मतलब हम एक दूसरे से सेपरेट हैं, हम दिखते अलग हैं, हमारे नेचर अलग है, हमारा ट्रेट्स अलग हैं, हमारे यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट अलग हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या बन जाएगी, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। डिस्टिंक्ट मतलब पहली बात तो सेपरेट, और दूसरा लीगल एंटिटी मतलब कानून की नजरों में एक अलग इंसान, तो उसको कानूनी दर्जा भी मिल रहा है और वो सबसे अलग भी है। इट्स लाइफ कमेंसेज फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जहां पे जैसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वही काम करेगा कि बर्थ सर्टिफिकेट है, जिस डेट पे जो डेट लिख दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, उस डेट से कंपनी फॉर्म हो गई। आगे, इट बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। वो अब बड़ी हो गई है, बॉडी कॉर्पोरेट बन गई है, और क्या करती है, अक्वायर्स परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। बॉडी कॉर्पोरेट करने मतलब है कि वो अपने आप में एक एंटिटी बन गई है, कंपनी बन गई है। दूसरा, उसको मिलता है परपेचुअल सक्सेशन। इसका क्या मतलब होता है, परपेचुअल सक्सेशन, सारे मेंबर्स अगर मर भी जाएं तो कंपनी जिंदा रहेगी। ये जो वर्ड है परपेचुअल, इसका मतलब, ये वर्ड आता है परपेचुइटी से, ये वर्ड आता है परपेचुइटी से, जिसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सक्सेशन का मतलब है जो आगे चलती है, सक्सेसर। जैसे तुम लोग बच्चे पैदा करोगे तो वो तुम्हारे सक्सेसर हैं, तुम अपने माँ बाप के सक्सेसर हो, और तुम्हारे पापा मम्मी अपने पापा मम्मी के सक्सेसर हैं, तुम्हारे दादा दादी के सक्सेसर हैं। तो ये कंपनी चलती जाएगी इनफाइनाइट, भले ही इसके सारे मेंबर्स मर भी जाएं। ठीक है, प्लस इसमें एक कॉमन सील भी आती है। ठीक है, अब कॉमन सील कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होती है, कंपनी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है। कॉमन सील है क्या, कंपनी का सिग्नेचर है।
स्टैंप नहीं, कंपनी का सिग्नेचर है, तुम्हें ये लिखना है एग्जाम में कि कॉमन सील इज द कंपनीज सिग्नेचर, और ये मैंडेटरी नहीं होता है, इट इज ऑप्शनल। अगर कंपनी चाहे तो बिना कॉमन सील के भी कर सकती है। फिर सर कैसे करेगी? अगर कॉमन सील नहीं है तो कैसे पता लगे कि डॉक्यूमेंट कंपनी ने साइन किया? तो फिर वहां पे उस डॉक्यूमेंट पे 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर जरूरी है मिनिमम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, कंपनी क्या है? इट इज केपेबल ऑफ सुइंग एंड बी सूड इन इट्स कॉर्पोरेट नेम। कंपनी पे केस हो सकता है कंपनी के नाम पे, या कंपनी किसी पे केस कर सकती है अपने ही नाम पे, ठीक है। इट्स प्रॉपर्टी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी व्हेन रियलाइज्ड एंड डिवाइडेड। लाइकवाइज एनी लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज नॉट द लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी के जो असेट्स हैं वो कंपनी के खुद के हैं, शेयर होल्डर्स के नहीं है। ये बात शेयर होल्डर्स को लगता है कि यार ये एसेट्स तो सारे मेरे हैं, नहीं, वो सारे के सारे एसेट्स किसके हैं? कंपनी के हैं। लायबिलिटीज भी कंपनी की हैं। तो अगर असेट में हिस्सेदारी नहीं है शेयर होल्डर की, तो लायबिलिटी में भी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। शेयर होल्डर की लायबिलिटी बस किस हद तक होगी? जिस हद तक उसने शेयर्स रखे हुए हैं, उन शेयर्स पर जितना भी पैसा अनपेड चल रहा है उतना ही उसकी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अब आगे कह रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट द कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स एंड देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स as evidenced by MOA and AOA. It has perpetual existence until it is dissolved by liquidation or struck out of the register. A shareholder who buys shares does not buy any interest in the property of the company, but in certain cases a writ petition may be maintainable by the company or its shareholders. तो अगर आप कंपनी में शेयर्स खरीद रहे हो ना, तो बस आपका कंपनी में एक छोटा सा वो है शेयर होल्डिंग है या थोड़ा सा इंटरेस्ट है कंपनी में, बट आपका इंटरेस्ट कंपनी की प्रॉपर्टी में नहीं है, ठीक है। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की ही रहेगी, ठीक है। बस आपका एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट रहेगा कि आपने जितना पैसा दिया है आप सिर्फ उतना पैसा वापस ले सकते हो। A legal personality emerges from the moment of registration of a company, and from that moment the persons subscribing to MOA and other persons joining as members are regarded as a body corporate or a corporation in aggregate, and the legal person begins to function as an entity. A company on registration acquires a separate existence and the law recognizes it as a legal person separate and distinct from its members. तो ये वही बातें बार बार रिपीट होती हुई आ रही हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिख रहा है, इट मे बी नोटेड दैट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अ कंपनी में परचेज shares of another company and thus become a controlling company. However, merely because a company purchases all the shares of another company, it will not serve as a means of putting an end to the corporate character of another company, and each company is a separate juristic entity. तो इसको ऐसे समझो कि तुम्हें पैदा करने वाले तुम्हारे पापा मम्मी, तो क्या तुम अपने पापा मम्मी के प्रॉपर्टी हो? प्रॉपर्टी जिसको वो जाके बाहर बेच सकते हैं, बेच के पैसे कमा लेंगे? नहीं। बेचते हैं क्या तुम्हारे पापा मम्मी? और अगर बेच दें तो क्या बिक सकता है वो? नहीं ना। कहने का मतलब ये है कि आपके पापा मम्मी ने हाँ जरूर आपको पैदा किए, बड़ा किए, उनका आपके डिसीजंस में जरूर एक से रहता है, एक कहना, एक उनकी वो भी एक बात मानी जाती है, बट ये कहना कि तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें ओन करते हैं वो गलत है। तो सेम चीज है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड कर सकती है, यहां तक कि 100% भी होल्ड कर सकती है। तो जस्ट बिकॉज एक कंपनी दूसरी कंपनी की 100% शेयर्स होल्ड करती है, दैट डजंट मीन कि जिसके 100% शेयर्स आपने ले लिए वो अब आपकी प्रॉपर्टी बन गई। नहीं, उसकी अपनी खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हमेशा बरकरार रहेगी, ठीक है। एज हैज बीन स्टेटेड अबव, the law recognizes such a company as a juristic person separate and distinct from its members. The mere fact that the entire share capital has been contributed by the central government and all its shares are held by the President of India and other officers does not make any difference in the position of a
registered company and it does not make a company an agent either of the president or of the central government. ठीक है, तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट कंपनी में अगर सारी परसेंटेज शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की भी है तब भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो कंपनी सरकार की है, या हम ये नहीं कहेंगे कि वो कंपनी देश के प्रेसिडेंट की है। हम क्या कहेंगे, वो कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, भले ही 100% शेयर होल्डिंग सरकार के पास में हो। इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए, तो क्या लिख रहा है, एमओए एंड एओए व्हेन रजिस्टर्ड, एक बार अगर वो रजिस्टर्ड हो गए तो क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं किसको, कंपनी को, एंड इट्स मेंबर्स टू द सेम एक्सटेंट एज इफ दे हैव बीन साइंड बाय द कंपनी एंड बाय ईच मेंबर। ठीक है, अगर आप एक बार कंपनी रजिस्टर कर लो तो एमओए एओए आपके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है हर मेंबर पे। सर एक बात बताओ, अगर हम आज मान लो रिलायंस के शेयर्स खरीदे जाके, तो क्या एमओए हम पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा? बोलो जी। अगर आज तुम जाओ और तुम्हें मार्केट में बहुत सारे शेयर मिलेंगे, तुमने किसी कंपनी के शेयर ले लिए, ठीक है, तो क्या एमओए तुम पे भी अप्लाई होगा? क्या तुम्हें एमओए बाइंड करेगा? करेगा। यही चीज मैं क्लियर करने के लिए, ये चीज इसलिए मैंने डाउट उठाया था। अगर आपने कंपनी में शेयर होल्डिंग ले ली, चाहे भले ही कभी भी लियो, कंपनी के फॉर्मेशन पे लियो, बाद में लियो, अगर आपने कंपनी में शेयर होल्डिंग ले ली तो आप एक मेंबर बन गए हो। मेंबर बनते ही आपके ऊपर एमओए एओए लग जाएगा। यानी कि तुमने अगर शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और उन शेयर्स पे कुछ पैसा अभी भी अनपेड चल रहा है, तो वो पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। मान लो 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पेड अप है, 2 रुपए अभी भी शेयर पे पेड नहीं है, तो तुम्हें वो 2 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स मेंबर्स आर टू ऑब्जर्व एंड बी बाउंड बाय ऑल द प्रोविजंस ऑफ एमओए एंड एओए। तो कंपनी भी और कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो सब एमओए और एओए के प्रोविजंस में बाइंड हैं। कंपनी इज बाउंड टू द मेंबर्स, मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी एंड मेंबर्स आर बाउंड टू अदर मेंबर्स बाय व्हाटएवर इज कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट्स। देखो जनरल रूल ये है, कंपनी जो बाउंड होती है वो मेंबर्स की तरफ बाउंड होती है, मेंबर्स जो बाउंड होते हैं वो कंपनी की तरफ बाउंड होते हैं, बट मेंबर्स एक दूसरे की तरफ बाइंड नहीं होते हैं। ध्यान रखना ये बात, ठीक है, यहां पे लिखा है, बट वो एक एक्सेप्शनल केस के लिए लिखा है कि किसी किसी केस में एक मेंबर दूसरे मेंबर की तरफ बाइंड हो जाता है, बट जनरली क्या है, देखो अगर एक बात सोचो, ऐसे समझो मैंने और बुलबुल ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो क्या उसके लिए आशा या स्वीटी बाउंड होगी? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट अगर हम दोनों के बीच में है तो उसके लिए ये दोनों बाइंड क्यों होंगे? करेक्ट। तो सेम चीज है कि कंपनी और मेंबर ने एमओए को साइन किया, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो ही एक दूसरे की तरफ बाइंड है। मेंबर और मेंबर में थोड़ी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो एक दूसरे की तरफ बाइंड नहीं होते हैं, बट एक दो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वहां बाइंड होते हैं, वो हमें अभी नहीं डिस्कस करने। ठीक है, पेपर में ये लिख के आना कि कंपनी के मेंबर्स एक दूसरे की तरफ बाइंड है करते हैं और मेंबर्स कंपनी की तरफ बाइंड होते हैं, मेंबर्स की तरफ बाइंड नहीं होते हैं। हाँ, मेंबर और मेंबर के बारे में नहीं लिख होते हैं। ठीक है, अच्छा, इन रिलेशन टू आर्टिकल्स नाइदर अ कंपनी नॉर इट्स मेंबर्स आर बाउंड टू आउटसाइडर्स। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, तो सेम चीज, कंपनी मेंबर्स की तरफ बाइंड है, मेंबर्स कंपनी की तरफ बाइंड है, बट आउटसाइडर्स की तरफ कोई भी बाउंडेशन हमारी नहीं है। जो कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है, जैसे अगर मेरे पास आज रिलायंस के शेयर नहीं है तो रिलायंस मेरी तरफ बाउंड नहीं है, मैं रिलायंस की तरफ बाउंड नहीं हूं। ऑल द मनी पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द एमओए और आर्टिकल्स शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। तो जो भी शेयर होल्डर है जिसने कंपनी को पैसा दिया है, कंपनी के लिए वो एक डेट है, एक लोन है जो कंपनी को रीपे करना है। तभी तो उसको याद करो लायबिलिटीज में दिखाते हैं शेयर कैपिटल को, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। ये वो है जो हमने पढ़ रखा है क्लास 12th। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। याद आ रहा है? तो देखो, नॉमिनल शेयर कैपिटल
ऑथराइज शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ये तीनों एक ही चीज है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल से ही ज्यादातर जानते हैं हम लोग। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है? एक मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी पब्लिक से उठा सकती है, या कंपनी पब्लिक से नहीं तो किसी से भी उठा सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट से उठा सकती है। तो मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी उठा सकती है उसको बोलते हैं हम ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये बात कहां लिखी होगी बताओ जी? ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, ये बात कहां लिखी होगी? कंपनी के एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। हम अभी आगे चले पढ़ेंगे एमओए क्या है, तो मैं वैसे ही बता रहा हूं, आगे की बात अभी बता रहा हूं। एमओए में 7 क्लॉजेज होते हैं, ठीक है? 7 के 7 हर कंपनी में अप्लाई नहीं होते, किसी पे 6 ही होते हैं, किसी पे 4-5 ही होते हैं। तो क्लॉज में एक क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं हम कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी होगी। तो जो वहां पे कैपिटल क्लॉज में लिख दी वो आपकी कैपिटल मैक्सिमम आप उठा सकते हो, पब्लिक से चाहे फिर प्राइवेट इंडिविजुअल से। तो सर ऐसा है तो फिर तो तुम क्या होगे कि सर मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख दूंगा 100 करोड़, ठीक है? भले मैं बिजनेस शुरू करूँ 1 लाख से, बार बार एमओ को कौन बदलता रहेगा, एक ही बार में मैं लिख दूंगा 100 करोड़, ठीक है? लिख दो 100 करोड़, कोई मना नहीं कर रहा। बट ध्यान रखना, तुम 100 करोड़ लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें 100 करोड़ के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। हमें शेयर से भी टैक्स देना पड़ता है, हाँ, शेयर्स इशू करते हो तो भी टैक्स देना पड़ता है। क्या बोलते हो उस टैक्स को? स्टैंप ड्यूटी, ठीक है? तो तुम ऑथराइज शेयर कैपिटल जितनी लिखोगे ना उतनी स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। अब लिखो 100 करोड़, लिखोगे? अब नहीं होगी। अब उतने लिखोगे जितनी स्टैंप ड्यूटी पे करना चाहते हो, उससे ज़्यादा नहीं दोगे, लिखोगे, करेक्ट? तो ऑथराइज शेयर कैपिटल ऐसे नहीं चूज किया जाता। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा कहाँ जाएगा? एमओए में। कहाँ पे? कैपिटल क्लॉज के अंदर, ठीक है? क्या कोई प्रिस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल है? प्रिस्क्राइब्ड है मिनिमम? हाँ, प्रिस्क्राइब्ड है। प्राइवेट कंपनी के केस में 1 लाख, पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख। कुछ कुछ जगह पे तुम्हें बताया जाता है कि ये 5 लाख और 1 लाख पेड अप कैपिटल है, प्रिस्क्राइब्ड। गलत। पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड पेड ऑथराइज शेयर कैपिटल है। प्राइवेट कंपनी के केस में 1 लाख और पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख। मतलब आपको आर्टिकल्स में लिखना है 1 लाख या 5 लाख, डिपेंडिंग कि आपकी प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है। आप कम से भी शुरू कर सकते हो कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखना मिनिमम एमओए में 1 लाख या 5 लाख पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर जितना स्टैंप ड्यूटी बनती है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो पहला हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा हो गया इशूड शेयर कैपिटल। तो मान लो आपने इशूड शेयर वो लिखा है, ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख दी, मान लो 5 लाख, तो आप चाहो तो उससे कम भी इशू कर सकते हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख। तो जितने भी आप उसमें से एक्चुअल में पब्लिक को दे रहे हो या लोगों से कह रहे हो आप इतना पैसा दे दो, तो वो हो गया इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है? तो बताओ एक चीज, क्या इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा हो सकती है? नहीं। इशूड शेयर कैपिटल क्या ऑथराइज के बराबर हो सकती है? क्या उससे कम हो सकती है? हाँ, ये 1 मार्क में आ सकता है, ठीक? अच्छा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या है? आपने इशू तो करी मान लो 3 लाख, 5 लाख मैक्सिमम ऑथराइज है, उसमें से आपने इशू करी 3 लाख। अब आप तो एप्लीकेशन खोल के बैठे हो 3 लाख की, पर आई कितने रहे हैं? 2 लाख, 2.5 लाख कम आ रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम? सब्सक्राइब्ड। कितने सब्सक्रिप्शन आए, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सब्सक्रिप्शन कम ही है, ज्यादा भी आ सकता है। मान लो आपने 3 लाख के लिए एप्लीकेशन दी थी, 4 लाख आ गए, 4.5 लाख आ गए, तो क्या सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इशूड से ज्यादा हो सकती है? हो सकती है, बट क्या करना पड़ेगा? उसको 3 लाख तक वापस लाना पड़ेगा। जितने भी ज्यादा हैं उनको आपको मना करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इशूड शेयर कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है? अच्छा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के बाद आ रहा है अगला कॉल्ड अप आ रहा होगा। तो जैसे आपको 3 लाख आपने मांगे हैं, बट 3 के 3 लाख आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए, तो ओवरऑल 3 लाख चाहिए होंगे, बट अभी के लिए मांग रहे हो आप उसमें से मान लो 1.5 लाख या 2 लाख मांग रहे हो। तो जो 2 लाख आप मांग रहे हो वो क्या है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ठीक है? क्या कॉल्ड अप इशूड से ज्यादा हो सकती है?
आपने इशू करे 3 लाख हैं और कह रहे हो दे दो 4.5 लाख रुपए, नहीं ना। तो कॉल मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, जितना इशूड है उतना या उससे कम, ठीक है। तो वो क्या हो गई, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और नेक्स्ट है पेड अप शेयर कैपिटल। आपने कॉल तो किए थे 2 लाख रुपए, आए 1.5 लाख, 1.25 लाख, तो पेड अप शेयर कैपिटल उसको बोलेंगे जितना उन्होंने एक्चुअल में कॉल्ड अप में से जितना पे किया हुआ है, ठीक है। तो क्या पेड अप कॉल्ड अप से ज्यादा हो सकता है, पेड अप कॉल्ड अप से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स का कैसा नेचर है, तो भैया हमारे जो शेयर्स होते हैं, शेयर मीन्स अ हिस्सा, अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। अब जैसे यहां पे वर्ड लिखा हुआ आता है स्टॉक, सारे बच्चे सोचते हैं इन्वेंट्री 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 हमारी आज से शेयर बन गई, नहीं। क्या होता है स्टॉक है, स्टॉक मार्केट वाला स्टॉक नहीं है। देखो लेट अस सपोज, इसको ये चीज तुम्हें 11th तो 12th में नहीं बताई जाती है। मान लो जैसे तुम लोगों ने 12th में सीखा है कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे ऑफ ₹10 ईच, तो तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हुई, अगर सबने पूरा पैसा दे दिया तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हुई, 10 लाख। 1 लाख शेयर, हर शेयर 10 रुपए का, तो 10 लाख रुपए हो गए। तो तुमने क्या किया, कैपिटल के टुकड़े करे, कैपिटल के टुकड़े करे और हर टुकड़े को क्या बोल रहे हो, शेयर, ठीक है। अगर मैं इन टुकड़ों को जोड़ दूं तो वो बन जाएंगे स्टॉक, ठीक है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, अगर मैंने सारे टुकड़े को जोड़ दिया, उनको चिपका के एक नोट एक बना दिया, तो उसको बोलूंगा स्टॉक। तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि मेरी इशूड स्टॉक कैपिटल है 10 लाख। इसमें मैं फिर उसको ऐसे शेयर्स में नहीं बांटूंगा, सबको जोड़ के एक बना दूंगा, क्या कहूंगा ये मेरी स्टॉक कैपिटल है, ठीक है। अब शेयर्स तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, स्टॉक फ्रैक्शन में हो सकेगा, ठीक है। इंडिया में पता होगा ना ये बात, इंडिया में आप शेयर्स फ्रैक्शन में इशू नहीं कर सकते, डेसिमल में इशू नहीं कर सकते। अगर तुम यूएस जाओगे वहां पे शेयर्स पॉइंट्स में भी ले सकते हो। अगर आज मैं तुमसे कहूं कि जाके एप्पल का शेयर ले लो, तो एप्पल का शेयर मान लो, मुझे नहीं पता कितने का चल रहा है, एग्जांपल के तौर पे ले लो, $100 का चल रहा है। $100 का मतलब फॉर एग्जांपल कितना हुआ इंडिया के हिसाब से, 84 के हिसाब से, 85 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो तो 84,000 85,000 के आसपास का होगा। क्या एक शेयर पे तुम 84,000 लगाओगे, पैसे ही नहीं है भी तो इतने लगाएंगे नहीं एक शेयर पे। तो फिर आप यूएस में शेयर फ्रैक्शन में ले सकते हो, पॉइंट्स में ले सकते हो, बट इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप टुकड़ों में रख रहे हो तो वो शेयर्स हो गया, कंबाइन कर दोगे तो क्या बन गया, वो स्टॉक कैपिटल। तो वो इस स्टॉक कैपिटल की बात कर रहा है कि इसको भी हम शेयर कैपिटल बोल रहे हैं। तो शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल of the company and includes stock. A share thus represents such proportion मतलब ratio of interest of the shareholders as the amount paid up thereon bears to the total capital payable to the company. तो अगर मान लो एक आदमी के पास मैं कह रहा हूं इसमें से 10,000 शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर में से 10,000 शेयर एक एक आदमी के पास, तुम ही हो, तो तुम्हारे पास कितना % शेयर होल्डिंग है कंपनी का, कितना % शेयर होल्डिंग है तुम्हारे पास, 10%। कैसे निकलेगा 10%, ये नहीं पता है, तो ऐसे दिख रहा था हमें इसलिए आता है। हमें ये नहीं आता कि किसी के परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हाँ भाई कैसे निकालते हैं परसेंटेज, हाँ बहुत बढ़िया। 10,000 को डिवाइड करो 1 लाख से, अगर इसको इसका परसेंटेज देखना है तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100। सर हमने तो उल्टा सीखा था, हमने सीखा था 1 लाख अपॉन 10,000। अच्छा ऐसा सीखा था, तो बताना 2 रुपए और 1 रुपए,
₹1 ₹2 का कितना परसेंटेज है? ₹2 और ₹1। ₹1 ₹2 का कितना परसेंटेज है? 50। ₹2 का आधा ही तो है ₹1, आधा मतलब 50%। कैसे निकाला 50%? 1/2 किया ना, इंटू 100, तभी तो तुमने क्या किया 50%। तो जिसको देखना है कि वो उसका कितना परसेंटेज है, तो वो न्यूमरेटर में जाएगा और दूसरा चीज डिनोमिनेटर में जाएगा। ये बात तुम पता कब सिखाई गई थी? 5th क्लास में। और आज कहाँ हो? झोट हो गए हो, झोट। ये निकालना नहीं आता। हाँ तो अभी तो आंसर नहीं आता जब मैंने पूछा। कहाँ आया था? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। गरारे कर लिए गले में, मुझे कैसे सुनाई देंगे? आगे तो वो ये चीज कह रहा है कि आपके पास जितना भी शेयर है वो शेयर एक प्रपोर्शन होगा, एक रेशियो होगा ऑफ द टोटल इंटरेस्ट, टोटल कैपिटल जो आपकी कंपनी में डाल रखा है आपने। ठीक है। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, जो शेयर्स हैं वो मूवेबल है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर सकते हो। तुमने ऐसे कभी फिजिकली ट्रांसफर होते हुए नहीं देखे होगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज सभी बच्चों के दिमाग में एक इमेज है, शेयर मतलब एक कागज का टुकड़ा होगा, वो कागज का टुकड़ा हमारा शेयर है, वो हमें दे रहे हैं। नहीं, ये किसी जमाने में हुआ करता था। आज की डेट में शेयर्स कागज पे ट्रांसफर होते ही नहीं है। शेयर्स ट्रांसफर होते हैं सारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो अगर पेपर फॉर्म में होता था तो उसको बोलते थे मटीरियलाइज्ड फॉर्म। पेपर एक मटीरियल है ना, तो मटीरियलाइज्ड फॉर्म। अब वो ट्रांसफर होते हैं डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में। इसीलिए शेयर्स को रखने के लिए खोला जाता है डीमैट अकाउंट। डीमैट जो है ना, डीमटेरियलाइजेशन का एक शॉर्ट है। तो डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होल्ड करते हो। जैसे आज की डेट में तुम पैसे वॉलेट में रख पाते हो, फोन पे या पेटीएम वॉलेट पे पैसे रख पाते हो, वैसे ही डीमैट फॉर्म में शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। वैसे तुम्हें पता है आजकल अब अगर आप वॉलेट में पैसे रखोगे तो उसमें पैसे लगेंगे अब तो पेमेंट करने किसी को 1.1%। अभी आज कल की बात है, यूपीआई का है वो वॉलेट वाला। मैं बता देता हूं, किसी किसी को शायद अभी पता ही नहीं होगा। तो देखो क्या है, अगर तुमने जैसे अपने पैसे पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट में रखे हैं और वहां से किसी को पे कर रहे होगे पैसा, तो उस पे 1.1% फीस लगेगी। किसको लगेगी? तुम्हें नहीं लगेगी। जिसको तुम पैसे दे रहे हो उसको 1.1% कट के मिलेगा। वो 1.1% अपने बैंक को पे करेगा। तो वो क्या करेगा? वो 1.1% फिर कस्टमर से लेना शुरू कर देगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप वॉलेट से पेमेंट करोगे तो उसके ऊपर 1.1% ट्रांजैक्शन आपको लगने वाली, क्योंकि वो वेंडर आपसे लेने वाला है। किस अमाउंट के ऊपर है ये? 2000 से ऊपर है। अगर 2000 से अंडर में है तो कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। तो सर हम मतलब आज जितनी भी यूपीआई पेमेंट करेंगे सब पे लगेगा? नहीं। देखो, एक है, तुमने देखा होगा कि एक सीधा सीधा तुम स्कैन कोड खोलते हो, स्कैन करते हो, पेटीएम से तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर तुम बैंक से बैंक में पैसा भेज रहे हो तो उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। बट अगर तुम पैसा पहले अपने बैंक से निकाल के वॉलेट में डाल रहे हो, पेटीएम के, फोन पे के वॉलेट में डाल के फिर किसी को पेमेंट कर रहे हो, तब उस पे 1.1% चार्ज लगेगा, वो भी 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पे। और वो भी तुम्हें नहीं देना, किसको देना है? मर्चेंट को, जिसको तुम पेमेंट कर रहे हो वो 1.1% पे करेगा। तो वो पागल तो नहीं उठाएगा, वो 1.1% किससे लेगा? तुम ही से रिकवर कर रहे हो। तो आप वॉलेट में पैसा ऐड करना छोड़ दो, सीधा सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया करो। उसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है। हाँ, तो किसी को 2000 से ज़्यादा करनी है तो फिर वो क्या करे? अभी तो तू छोटी है, अभी तो तू छोटी है और उसमें भी लिमिट है। किस्तों में करके देने की तू कह रही है ना कि किस्तों में दे दो। किसी को अगर मुझे 2 लाख देने हैं तो मैं 2-2 हजार कितनी बार दूं? वॉलेट में नहीं रखते, बट कहने की मतलब है तो किस्तों में नहीं करते कोई। फिर ऐसे सिचुएशन में लोग डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफर करेंगे या आईएमपीएस करेंगे, एनईएफटी करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक इंसान से दूसरे इंसान को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है।
शेयर्स शैल बी नंबर्ड, ये कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा पुराना हो गया कि शेयर्स अब नंबर्ड होंगे। ये तभी नंबर्ड होंगे अगर आप शेयर्स फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर करते हो। सर अभी तो आपने बोला शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते फिजिकल फॉर्म में, तो शेयर्स फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो सकते, ठीक है। बट कुछ कुछ लोग अभी भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑल टुगेदर बैन कर दिया है, कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर सकते हो कहीं कहीं पे। तो अगर आप कर रहे हो, कंपनी फिजिकल फॉर्म में शेयर्स दे रही है, तो फिर शेयर्स पे नंबर देगी। डीमैट फॉर्म में जो शेयर्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उन शेयर्स पे नंबर नहीं डला हुआ होता, ठीक है। अगला, शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। अगर आपने कंपनी में शेयर्स ले रखे हैं तो हम कहेंगे आपका जितना शेयर होल्डिंग है उतना इंटरेस्ट है कंपनी में। इंटरेस्ट से मतलब ब्याज नहीं है यहाँ पे, इंटरेस्ट से मतलब क्या है कि आपका इतनी दिलचस्पी है, आपका दिलचस्पी है कंपनी के अंदर। तो अगर आपके पास 10% शेयर होल्डिंग है, तुम क्या कहेंगे, आपका 10% बोलने का हक है, 10% आप रिस्पॉन्सिबल भी हो उतना ही, ठीक है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट इट इज एन इंटरेस्ट measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract. The rights and obligations attaching to a share are those prescribed by the memorandum and the articles of a company. It must be remembered that a shareholder has not only contractual rights against the company but also certain other rights which accrue to him according to the provisions of this act. तो कहना है कि MOA और AOA में जो भी चीजें लिखी होंगी, जो भी अधिकार हैं, वो उस शेयर होल्डर को उस हद तक मिलेंगे जिस हद तक उसकी शेयर होल्डिंग है, उसकी लायबिलिटी, उसकी ड्यूटी भी उसी हद तक होगी जिस हद तक उसकी शेयर होल्डिंग है, ठीक है। चलो, तो अब ये काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसके अंदर हम इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, ये सब करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में अभी कोई डाउट, कोई चीज पूछनी तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो फिर आज इतना ही करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।